मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर शर्मा आज आपके साथ बात करूंगा भगत सिंह पर। जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, जो क्रांतिकारी आंदोलन के विभिन्न सोपान रहे हैं, उनमें से एक सोपान को भगत सिंह के सोपान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो ऐसा समय है जब क्रांतिकारी गतिविधियाँ एक नए रूप में प्रकट होती हैं। एक बात विचारणीय रहती है, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो महापुरुष होते हैं, जो विचारक होते हैं, उनकी पहली मौत तो तब होती है जब उनकी एक्चुअल मौत होती है, और दूसरी मौत जब होती है जब हम उन महान हस्तियों से, उन महान आत्माओं से सीखना छोड़ देते हैं। कोई भी व्यक्तित्व अपने युग में उन परिस्थितियों के अनुसार बनता है, पैदा होता है, अपनी बातें रखता है, और जिस समय वो होता है उस समय उसके विचारों की प्रासंगिकता, उसके जो कार्यवाही हैं, एक्शंस हैं, उन एक्शंस का रिलेवेंस वो स्वयं सिद्ध होता है। किंतु समय गुजर जाने के बाद भी उनके जो विचार हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि वे युग युगों तक हमें कुछ प्रेरणा देती रहती हैं, कुछ जानकारी, कुछ हमें इंस्पायर करती रहती हैं। तो भगत सिंह के बारे में बात तो बहुत कुछ होती है, लेकिन जिस तरह से भारत में, चाहे वो इतिहास लेखन की बात करूं, या सोसाइटी की बात करूं, या राजनीति की बात करूं, जिस ढंग से विभाजन है, उसी तरह से भगत सिंह को अपने अपने तरीके से लोग विभाजित करते रहे हैं। और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जो भगत सिंह के मूल विचार हैं, मूल जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं, जो उनके विचार की जो मूल आत्मा है, वो कहीं विलीन हो जाती है। जहाँ तक पॉलिटिकल का मामला है, एक तरफ वामपंथी ये क्लेम करते हैं कि भगत सिंह कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट तो वो थे, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मार्क्सवाद को बड़ी गहराई से पढ़ा, और जब वो फांसी के फंदे पर जाने वाले थे, उसके पहले वो लेनिन की एक किताब पढ़ रहे थे, लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। तो वो सोशलिस्ट आइडियाज़ से भी प्रभावित थे, क्योंकि जो उनके ऑर्गेनाइजेशन बने, उनमें जो विचारधारा थी, वे एक समानता कायम करना चाहते थे, वे शोषण विहीन समाज की रचना करना चाहते थे। किंतु जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बन चुकी थी, उसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे। भगत सिंह ने कभी उस कम्युनिस्ट पार्टी को अप्रूव भी नहीं किया, क्योंकि वह कम्युनिस्ट पार्टी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से स्थापित हुई, मेरी जानकारी के अनुसार, क्योंकि भगत सिंह के जो लेखन है, जितना मैंने देखा है, उसमें कहीं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का उल्लेख नहीं आता है। किंतु वो जो उनके विचार थे, जो उनकी पार्टी थी, फाइनली जिस समय वो पॉलिटिकली बिल्कुल उनके क्लाइमैक्स पर था उनकी पॉलिटिक्स, तो वो थी पार्टी उस समय उनकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, और उसको सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता था। ये दोनों नाम कई जगह डॉक्यूमेंट्स में भी मिलते हैं। तो वो जो सोशलिस्ट शब्द भी आ गया और रिपब्लिकन भी आ गया, तो वो अपने आप में उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो तो जो कम्युनिस्ट पार्टियां हुई उनसे भी एडवांस स्तर की उनकी राजनीति है। दूसरी ओर वे लोग जो हिंदूवाद की राजनीति करते हैं, या जो कहते हैं कि साहब हम तो राष्ट्रभक्त हैं, वो भगत सिंह की बात करते हैं। उस समय लगता है कि भगत सिंह ने ये कहा था कि मैं, पहली बात तो मैं राजनीति और धर्म को अलग अलग रखता हूँ, और धर्म और राजनीति के बीच बिल्कुल तालमेल नहीं बैठना चाहिए। जबकि जो दूसरे आइडियोलॉजी के लोग कहते हैं धर्म तो राजनीति में बहुत ज़रूरी है, क्यों धर्म ही राजनीति का संचालन करेगा। जबकि आधुनिक काल में राजनीति में धर्म का जो मिश्रण है, उससे भगत सिंह और उसकी विचारधारा के लोगों ने अपने को अलग किया। यही नहीं, बल्कि भगत सिंह स्वयं ना सिख थे, ना वे हिंदू थे, ना वे मुसलमान थे, वे किसी धर्म को नहीं मानते थे, क्योंकि उन्होंने इस बात पर स्पष्ट रूप से घोषणा ही नहीं की, बल्कि उन्होंने एक विस्तृत लेख लिखा कि भाई आई एम एन एथिस्ट, मैं एक अनीश्वरवादी क्यों हूँ। तो उन्होंने अपने आप को अनीश्वरवादी बताया, और जो रिलीजन्स हैं, जो एक पूजा पद्धतियों से जिनका संबंध है, वो ईश्वर उपासना से संबंध है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ईश्वर के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया,
वो उसके लिए किसी इस रिलीजियस जो ये धार्मिक संकीर्णताएँ हैं, इन संकीर्णताओं से भगत सिंह का कोई लेना देना नहीं था। और उन्होंने जो ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया, उसके पीछे ना तो उनका कोई दम्भ था, ना कोई उनकी कोई बचकानी बात थी, बल्कि उन्होंने थियोरेटिकली उस चीज़ को पूरी तरह से डिस्कस किया कि हाउ ही सेज दैट ही इज़ एन एथिस्ट एंड देयर इज़ नो ऑलमाइटी हु इज़ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो उसने ये सारी चीज़ों से जब इनकार कर दिया, तो सांप्रदायिकता के ढांचे में उनको डालना या सांप्रदायिक लोगों के द्वारा उनको अपनी राजनीति का मोहरा बनाना तो निश्चित रूप से अनवांटेड है। इट इज़ नॉट मतलब वांछनीय नहीं है, अवांछनीय है। खैर, अब मैं इस विषय पर इस मुद्दे पर ज़्यादा बात न करके मैं भगत सिंह युग की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि 1924 से लेकर और 1931 जो लगभग 7 साल का काल है, इसको क्रांति का जो सोपान है, इसे हम भगत सिंह के युग के नाम से जानते हैं। क्योंकि 1924 के आसपास का हम वातावरण देखें तो ये वह ज़माना है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो दुष्परिणाम भारत के ऊपर नज़र आते हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की जो विश्वव्यापी एक राजनीतिक चेतना है, एक नई चेतना है, उस चेतना ने न केवल हिंदुस्तान के लोग को बल्कि सभी जगह के दुनिया के सभी देशों को प्रभावित किया। और भगत सिंह का जो काल है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि 1920 से हम शुरुआत करते हैं। 1920 में मजदूरों का संगठन पहली बार ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना। 1917 में उसके पहले क्रांति हो चुकी है रूस की, जहाँ उसको हम समाजवादी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो भगत सिंह भी वॉल्शेविज्म जो है, वॉल्शेविक जो विचारधारा थी, उस वॉल्शेविक विचारधारा के समर्थक थे। फिर उन्हीं के काल में आप देखें कि एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बनती है, तो उसी दौरान जो है किसान मजदूर नाम की अलग अलग पार्टियां भी अस्तित्व में आने लगती हैं। पंजाब में ये अलग पार्टी कीर्ति किसान दल है, महाराष्ट्र में कामगार खेतकार पार्टी है, और भी ऐसे मिलकर के जो 1928 में जाकर के ऑल इंडिया पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी के रूप में सामने आती हैं। तो तमाम जगह आप देखें एक नई बात है। और भारतीय उसमें देखें तो जो असहयोग आंदोलन चला, ये अपने आप में एक पहला मास मूवमेंट था, जिसका क्षेत्रीय विस्तार भी संपूर्ण भारत के संदर्भ में काफ़ी था। और उसकी जो चेतना जागृत हुई और जो जनसंघर्षों को उसने आगे बढ़ाया, वो महत्वपूर्ण है। किंतु असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित करने के दुष्परिणाम ये हुआ कि जो युवा राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा से प्रभावित होकर के आगे बढ़ रहे थे, उनको एक शॉक लगा, एक धक्का लगा कि ये अचानक क्या हुआ। और अब ठीक है, गांधी जी की अपनी मजबूरी रही है, उनका अपना, कांग्रेस का अपना विचार रहा, किंतु जो लोग जुड़े थे कांग्रेस के साथ में, इस आंदोलन के साथ में, उन युवाओं को थोड़ा डिजेक्टेड हुए वो। लेकिन वो डिजेक्शन या उनकी जो निराशा वो कोई लंबे समय तक नहीं चली, बल्कि उन्होंने जल्दी ही उसको मेकअप कर लिया। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में विभिन्न विचारों, विभिन्न स्ट्रीम्स का, विभिन्न धाराओं का अपने अपने तरीके से योगदान है। किंतु जब हम फ्रीडम मूवमेंट पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये लगता है कि व्यवस्थित तरीके से जो आंदोलन कांग्रेस ने लीड किया, वही जो है कंक्लूसिव स्टेज पर पहुंच पाया। बाकी मूवमेंट उठे और दब गए। लेकिन जो क्रांतिकारी आंदोलन है, इस क्रांतिकारी आंदोलन का वास्तव में अभी भी ठीक से मूल्यांकन नहीं हो पाया, क्योंकि वो जो क्रांतिकारियों की एक्टिविटीज़ थी वो कहीं बैकग्राउंड में चली गई, वे कहीं हाशिए पर चली गई, और वे कहीं हाशिए से गायब भी हो गई। क्योंकि क्रांतिकारी का मतलब एक ही होता है, क्रांतिकारी का मतलब होता है वामपंथ। वामपंथ क्या है? वामपंथ कोई आकाश से उतरी हुई विचारधारा नहीं है। वामपंथ है कि आप जो है एक वैकल्पिक सोच हो सकता है क्या, यदि ट्रेडिशनली यू आर नॉट एबल टू अचीव योर गोल्स, देन यू हैव टू डिवाइज सम alternatives, and alternative thinking is itself लेफ्टिस्ट थिंकिंग, दिस इज वामपंथी। तो वामपंथ का ये नहीं कि आज जिस तरह वामपंथ को लेकर वामपंथ को ऐसा हवा है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। बात एक जो रिवोल्यूशनरी की बात आएगी, क्रांति की, तो वामपंथी होगा वो नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी होना जरूरी नहीं है, वो मार्क्स और लेनिन होना जरूरी नहीं है, मार्क्स और लेनिन का विचार होना भी जरूरी नहीं है। किंतु जो एक
जो ट्रेडिशनल सिस्टम है और जो ट्रेडिशनल सिस्टम फेलियर हो रहा है, अगर उसको रिप्लेस आपको करना है, देन इट इज़ टू बी रिप्लेस बाय ए न्यू मूवमेंट, अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी, एंड दैट अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट आइडियोलॉजी। तो यहाँ जो क्रांतिकारियों जो मैं बात करता हूँ, अभी भी क्रांतिकारी आंदोलन का मूल्यांकन बाकी है। इस पर मेरी नज़र में अलग अलग लिटरेचर लोगों ने लिखे हैं, लेकिन ऐसी कोई समन्वित कृति सामने नहीं आई जो ये बताए कि फ्रीडम मूवमेंट में इस क्रांतिकारी आंदोलन का योगदान क्या रहा, किस तरह से हाउ इट सपोर्टेड द कॉज ऑफ इंडियन फ्रीडम। तो अब मैं ज़्यादा इसकी बैकग्राउंड ना करके तो अचानक जो मैं बात कर रहा था कि जो क्रांतिकारी स्ट्रीम है ये कोई नई नहीं है, ये पहले से मौजूद है, किंतु भगत सिंह के पहले तक के क्रांतिकारी, जिसमें अनुशीलन समिति भी शामिल है, युगांतर भी शामिल है, उसके पहले के जो महाराष्ट्र की गतिविधियां हैं वे भी शामिल हैं, उन सब में जो क्रांतिकारियों का काम करने का तरीका था वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत हत्याएं करना, व्यक्तिगत तौर पर हिंसा फैलाना, व्यक्तिगत तौर पर आतंक कायम करना, ये उनके तरीके थे कि छुप करके या किसी भी पद्धति से जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं ख़ास तौर पर, और साम्राज्यवादी ताकतों से अर्थ यहाँ केवल अंग्रेज़ों से था, तो अंग्रेज़ अधिकारियों की हत्या कर दी जाए, तो उससे क्या होगा, एक तरफ तो अंग्रेज़ डिमोरलाइज होंगे, हमारे हौसले बुलंद होंगे और हम अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन जो भगत सिंह का काल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आज करूँगा इस वीडियो में, वो एक ऐसा समय है जब क्रांतिकारियों ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की कि इंडिविजुअल एक्शन से जो व्यक्तिगत कार्रवाई है उससे कुछ नहीं होगा, जब तक कि कलेक्टिव एक्शन, सामूहिक एक कार्रवाई नहीं हो और संगठित कार्रवाई नहीं हो और मास मतलब जन कार्रवाई नहीं हो, तब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, क्रांति का मतलब केवल हथियार नहीं है। भगत सिंह ने अपने विचारों में कहा कि क्रांति हथियारों से नहीं होती है, ना हिंसा इसका रास्ता है। वो कहते विचारों में क्रांति हो, पहले विचारों का परिवर्तन तो हो। तो इस बात को जो है ये इन क्रांतिकारियों ने सोचा, क्योंकि 19वीं सेंचुरी के जो समाज और धर्म सुधार आंदोलन हैं उनकी खास दृष्ट यही थी कि जब तक हम सोशल और रिलीजियस इविल्स जो हमारे यहाँ घर कर गई हैं उनको हम नहीं हटा करके और एक नए सोच के साथ आएंगे, तब तक हम राजनीतिक चेंज भी नहीं कर सकते। तो वैचारिक परिवर्तन, विचारधाराओं का परिवर्तन बहुत आवश्यक है। फिर इनके पास जो भगत सिंह का युग है, इसके पहले वालों की तरह अंग्रेजों को भगा देंगे, उसके बाद हमारे हिंदुस्तानी शासक, इनके पास में एक कंप्लीट प्रोग्राम था कि किस तरीके से हम अपने वैचारिक आधार पर संगठन का विस्तार करके और हम क्रांति को अंजाम दे सकते हैं, जिसमें किसान भूस्वामियों से अपने अधिकार मांगे, पूंजीपतियों से मजदूर अपने अधिकार मांगे और साम्राज्यवादी शक्ति से हम स्वराज की मांग करें। तो इस तरह से वो एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते थे कि इस फ्रीडम की जो लड़ाई है क्रांतिकारी, ये चाह रहे भगत सिंह का समूह कि हम इसी लड़ाई को एक समाजवादी क्रांति के रूप में परिवर्तित कर दें, जिसमें शोषण विहीन व्यवस्था कायम हो सके, जहां आदमी के द्वारा आदमी के शोषण के लिए कोई स्थान ना हो। तो इस तरह के जो आइडियोलॉजी है वो भगत सिंह के साथियों की है। तो इन भगत सिंह के साथियों ने, वैसे भगत सिंह प्रारंभिक तौर पर इतने प्रभावी नहीं है। 1924 में जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या सोशलिस्ट शब्द नहीं है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनी, तो भगत सिंह तभी से उसकी गतिविधियों के साथ थे। और जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, जिसका कार्य क्षेत्र जो है पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक था। कुछ इनकी ब्रांचेज महाराष्ट्र में भी कोशिश थी, किंतु इतना इफेक्टिव महाराष्ट्र में नहीं था। तो इन्होंने जो है ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई, इस एसोसिएशन के जो प्रमुख नेता थे प्रारंभिक तौर पर, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सत्येंद्रनाथ बख्शी, सत्येंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र बनर्जी, ये प्रमुख संस्थापकों में थे। लेकिन भगत सिंह इनके साथ प्रारंभ से ही जुड़े हुए थे। आगे का जो घटनाक्रम चलता है
9 अगस्त 1925 को एक काकोरी कांड, जिसे अब बदल के उसका नाम बदल दिया है और उसका नाम रख दिया गया है रेल एक्शन डे, ये यूपी सरकार ने किया है। खैर वो जिस नाम से भी जाने, तो जो काकोरी एक गांव है लखनऊ के नज़दीक, वहाँ एक ट्रेन जो है जा रही थी शाहजहाँपुर की तरफ जा रही थी, तो शाहजहाँपुर बरेली। तो उस ट्रेन में सरकारी खजाना जा रहा था। उस खजाने को लूटने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने उस ट्रेन पर डकैती डालने की कोशिश की, डकैती डाली, तो उसको काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ये हुआ कि संगठन के काफ़ी लोग पकड़े गए और जिनमें ख़ास तौर पर 4 लोगों को तो फांसी की सज़ा हुई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ये 4 लोगों को तो फांसी की सज़ा हुई और इनके कुछ साथियों को काला पानी की सज़ा हुई, जिसके मारे रूह कांपती थी लोगों की। उसके अलावा कुछ को 10 साल की, 5 साल की, इस तरह से 4 साल तक की सज़ाएँ, उसमें सैकड़ों लोगों को उस तरह से दंडित किया गया। और ये जो काकोरी कांड के जो अभियुक्त थे, उनको उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में रखा गया। उन्होंने जो है जेलों में जाकर के भूख हड़तालें की, जिससे जेलों की व्यवस्था को सुधारने की बात की। खैर वो एक अलग अध्याय है। तो यहाँ जो ये एक्टिविटी हुई है काकोरी कांड, इससे क्रांतिकारी गतिविधियों को सेटबैक तो लगा, किंतु एक दुगने उत्साह के साथ जो इसके साथी हैं इससे जुड़े हुए, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। और ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन के स्थान पर फिर 8, 9, 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में बंगाल, बिहार, यूपी और दिल्ली और पंजाब के जो क्रांतिकारी समूह थे वे एकत्रित हुए और उन्होंने पुलिस की, एक तरफ तो पुलिस की निगरानी से बचने के लिए संगठन का नाम बदला और दूसरी ओर इसमें को का और विस्तार किया, जो इसका संविधान वगैरह बाद में बनाया, जो इसके आइडियोलॉजी, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए, तो उनके आधार पर इसे 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशंस या रिपब्लिकन आर्मी नाम दिया गया और इन्होंने अपनी गतिविधियां आरंभ की। और इसके समय से भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता के रूप में उभर करके आए। अगर हम भगत सिंह को की खुद के जो देखें, उनका जन्म जो है 28 सितंबर 1907 को हुआ और उनकी डेथ जो है, उनको जो शहीद हुए, जिसे आज हम शहीद दिवस या बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, वो शहीदी दिवस 23 मार्च है, जो 23 मार्च 1931 को उन्हें लाहौर की जेल में फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह जो हैं वे प्रारंभ से ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे और उनके जुड़ने के जो पहले का इतिहास है, वे अपने गांव से जब स्कूलिंग के लिए आए तो लाहौर में डीएवी स्कूल में से उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की और स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने 1923 में लाहौर के नेशनल कॉलेज में अपना आगे डिग्री के लिए ज्वाइन किया। और ये नेशनल कॉलेज वो है जिसमें असहयोग आंदोलन के अंतर्गत अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा के संस्थानों को स्थापित करने के लिए आह्वान किया था गांधी जी ने। उसी आह्वान के अंतर्गत लाला लाजपत राय ने ये नेशनल कॉलेज लाहौर की स्थापना की। तो उस नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर के ये जो है विद्यार्थी रहे 1923 में और उसी समय उन्होंने लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन नामक एक संगठन का गठन किया, जिसके माध्यम से वे क्रांति के और आधुनिक विचारों को आगे बढ़ाने लगे। 1926 में उन्होंने अलग से नौजवान भारत सभा नामक संगठन की स्थापना की और नौजवान भारत सभा जो है वो उनका असल में ब्रेन चाइल्ड था और उसी को वो आधार बना करके आगे क्रांति की ज्वाला जगाना चाहते थे। तो वो नौजवान भारत सभा भी एक सक्रिय संगठन रहा और 1928 में जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गई तो भगत सिंह के का जो आधार है उसके मूवमेंट का, वो पंजाब से लेके बंगाल तक फैल गया और उनकी जो लोकप्रियता हुई भगत सिंह की,
वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना के बाद से बड़ी तेज़ी के साथ हुई। और उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण ये रहा, जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी भगत सिंह के बारे में लिखा है। और उन्होंने कहा कि भगत सिंह जो लोकप्रिय हुए, उनकी लोकप्रियता का कारण था जब 1928 में, अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन के समय लाला लाजपत राय को पर जो लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए जो गतिविधि उन्होंने की, उसके बाद से जो है भगत सिंह की लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ गई। यही नहीं, इवन जो प्रसिद्ध गांधीवादी हैं वो पट्टाभी सीतारामैया, वो भी कांग्रेस के इतिहास जो उन्होंने पुस्तक लिखी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें उन्होंने लिखा है कि गांधी और भगत सिंह एक समय समान रूप से लोकप्रिय थे। तो इस तरह से उनकी जो लोकप्रियता है वो मतलब वो लाइमलाइट में आए 1928 के बाद। और उन्होंने जो है, गांधी जी ने भी जो उन्होंने अपने इसमें यंग इंडिया में एक जो लेख लिखा, उस लेख में भी चाहे गांधी जी को इस बात के लिए कोसा भी जाता है कि जब गांधी इरविन पैक्ट हो रहा था तो गांधी ने भगत सिंह को जेल से मुक्त करने के लिए कोई शर्त नहीं रखी, चाहे अंग्रेज़ मानते या ना मानते। लेकिन गांधी जो अपने सिद्धांत पर अटल थे, जो हिंसा को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते थे, उन्होंने भी ये ज़रूर कहा कि ये जो भगत सिंह और उनके इसके जो साथी क्रांतिकारी हैं, उनकी जो गहरी देशभक्ति की भावना है और राष्ट्र के को विदेशी जुए से मुक्त करने के लिए वे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, ऐसी बात ये एक अपने आप में उल्लेखनीय है। तो इनका जो है काफ़ी तारीफ़ राष्ट्रीय नेताओं ने हमेशा की। तो अब मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ कि साइमन कमीशन जब भारत में आया तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया। उस समय वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे जेम्स स्कॉट, और जेम्स स्कॉट के नेतृत्व में पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसमें लाला लाजपत राय को गहरी चोटें आईं और वे जो हैं हॉस्पिटलाइज्ड हुए, बेहोश हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय पंजाब जो शेरे पंजाब कहे जाते थे, उन शेरे पंजाब के साथ ये जो घटनाक्रम हुआ, तो इससे जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इंडिविजुअल हत्या में भरोसा नहीं करते थे। हमने एक मास एक्शन की बात की, हम जो एक संगठित क्रांति का चलाना चाहते थे, किंतु जो हिंसात्मक कार्रवाई लाला जी की मौत के द्वारा लाला जी को जो मौत के घाट उनकी जो हत्या की गई है, वो हत्या अपने आप में राष्ट्रीय अपमान है। क्योंकि करोड़ों लोगों का जो राष्ट्र है भारत, उस भारत के एक सम्माननीय नेता लाला लाजपत राय थे, जिनकी एक साधारण पुलिस अधिकारी ने हत्या कर दी। ये अपने आप में अपमानजनक है और इस अपमान का बदला हम लेकर रहेंगे। तो जो भगत सिंह हैं, उन्होंने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो जेम्स स्कॉट हैं, उस जेम्स स्कॉट को मारने के लिए अपनी योजना तैयार की और उसमें भगत सिंह, उनके साथियों में शिवराम हरी राजगुरु जो कि एक महाराष्ट्रियन थे, चंद्रशेखर आज़ाद जो उत्तर प्रदेश के थे और सुखदेव थापर जो पंजाब के थे, इन्होंने मिलकर के अटैक किया। किंतु भूल से जेम्स स्कॉट के स्थान पर जॉन सैंडर्स भी वैसे उस पुलिस गिरोह में शामिल था जिन्होंने लाला जी के ऊपर लाठीचार्ज किया, लेकिन ये असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट था, जबकि इनका निशाना जो था वो पुलिस सुपरिटेंडेंट था। तो सैंडर्स की 17 दिसंबर 1928 को हत्या हो गई और उस हत्या के बाद कहीं कोई सुराग नहीं लगा कि हत्या किसने की। और इन्होंने 18 दिसंबर को ही एक रेड पोस्टर के नाम से, उसका नाम ही रेड पोस्टर था, रेड पोस्टर जारी किया। कलर भी उसका रेड था, उस पर वाइट लिखा गया था। तो रेड जो पोस्टर जारी किया था उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया था, वो ठीक है नाम नहीं लिखा, गुप्त रहा पूरा मामला, लेकिन उन्होंने पोस्टर से कहा कि करोड़ों लोगों के राष्ट्र के लिए अपमानजनक था कि आदरणीय नेता लाला लाजपत राय की एक साधारण ब्रिटिश पुलिस अधिकारी ने हत्या की। प्रत्येक युवा का यह दायित्व है कि इस प्रकार के पवित्र गतिविधि को अंजाम दें, वो भी जहाँ मौका मिले वे उनको
उन पुलिस वालों को निशाना बनाएं जो लाला जी के ऊपर लाठीचार्ज में शामिल थे। और साथ में उसने ये भी लिखा उस पोस्टर में, हमें अफसोस है कि हमने एक व्यक्ति को मारा, किंतु वह अमानवीय एवं अन्यायी व्यवस्था का ही अंग था जिसे हम ध्वस्त करना चाहते हैं। तो ऐसी तरह से उन्होंने एक तरफ एक खेद व्यक्त किया कि हमें इस सैंडर्स को मारने का हमको कोई अच्छा नहीं लग रहा, किंतु यह उस व्यवस्था का अंग है जो अमानवीय है और अन्यायी है। तो अमानवीय अन्यायी व्यवस्था को हम ध्वस्त करना चाहते हैं। और इसके बाद जो आगे ये अपनी गतिविधि चला रहे थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, तो उसकी आगे की गतिविधियों के अंतर्गत 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथ बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका। और बम फेंकने के बाद वो अवसर ऐसा था जब सेंट्रल असेंबली में एक तरफ तो पब्लिक सेफ्टी बिल, जो पब्लिक सेफ्टी बिल था वो आंदोलनकारियों के खिलाफ पेश किया गया था, और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो मजदूरों के हितों पर कुठाराघात करने वाला बिल था। ये 2 बिल उस समय सेंट्रल असेंबली में पेश हुए थे, और उसमें पेश होने के समय ही इन्होंने बम डाला। और ये अगर चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह भागे नहीं, बल्कि वो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। और उन्होंने एक नारा अंग्रेजी में, डाउन विद द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, अंग्रेजी साम्राज्यवाद का नाश हो, ऐसे नारे उन्होंने वहाँ लगाए। और उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य इन बम के माध्यम से किसी को क्षति पहुंचाना नहीं, किसी की हत्या करना नहीं है, बल्कि उन बहरे कानून को ये सुनाना चाहते हैं कि हमारी पीड़ा क्या है। ये लो कैपेसिटी के बम थे, इसलिए इन बम से कोई मानवीय क्षति किसी को नहीं हुई, किंतु इन क्रांतिकारियों ने अपने कॉज को इसके माध्यम से न केवल ब्रिटिश सरकार के समक्ष बल्कि पूरे देशवासियों के सामने रखा। भगत सिंह पर जब ये दोनों गिरफ्तार हो गए, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, तो इसके बाद जो सैंडर्स की हत्या में जिनके नाम थे, उनमें शिवराम हरी राजगुरु भी थे और सुखदेव थापर, इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस नहीं पकड़ पाई। चंद्रशेखर आज़ाद को 27 फरवरी 1931 को एक एनकाउंटर में इलाहाबाद में पुलिस ने मार दिया था। और भगत सिंह जो हैं, इन पर 2 केस चले। एक तो जो सैंडर्स का हत्याकांड है उस पर केस बनाया गया, लाहौर षड्यंत्र केस, और दूसरा इनके ऊपर सेंट्रल असेंबली बम केस। इन 2 केसों में इनकी ट्रायल हुई। और इनके साथी जो सेंट्रल असेंबली के मामले में थे बटुकेश्वर दत्त को तो आजीवन कारावास ही हुआ। और इनको जो है लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर की जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो इस तरह से ये जो भगत सिंह और उसके साथी हैं वो भारतीय इतिहास में अमर हो गए और भारत के निवासियों को युग युगों के लिए एक संदेश दे गए। तो आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं। यदि हम उनके विचारों पर ध्यान दें तो वो जो है क्रांति की बात करते थे, और क्रांति से मतलब उनका परिवर्तन से था। क्रांति का मतलब खून खराबे, हत्या या आतंक कायम करने से नहीं था। उनका उद्देश्य था क्रांति का मतलब परिवर्तन, और जो व्यवस्था सड़ गल गई है उस सड़ी गली व्यवस्था को हटा करके एक नई व्यवस्था समय के अनुकूल कायम करना उनका विचार था। समाजवाद जिसमें सबको समान रूप से विकसित होने का अवसर मिले और मानव के द्वारा मानव के शोषण, दमन और उत्पीड़न से मुक्ति मिले, ऐसे समाज, ऐसी व्यवस्था, ऐसी राजनीति की वे रचना करना चाहते थे। वो शोषण विहीन जो व्यवस्था है वो उनका प्रमुख ध्येय था। सबसे अधिक अगर भगत सिंह के विचारों को पढ़ें तो उन्होंने सांप्रदायिकता पर प्रहार किया। और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कांग्रेस के लोगों ने तो, क्योंकि इनको 23 मार्च 1931 को फांसी लगी, उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हो रहा था। उस समय उनके वहाँ कांग्रेस के खिलाफ बहुत ही अगेंस्ट माहौल था। उनका कांग्रेस के खिलाफ
नारे भी लगे, गांधी जी को भी काले झंडे दिखाए, गांधी गो बैक के नारे भी लगे, लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि लगातार इनकी जो इनके लिए इनकी डिफेंस के लिए जो वकील खड़े हुए, उसमें कांग्रेस के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ठीक है, उसमें उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन जो सांप्रदायिक संगठन थे, सांप्रदायिक संगठन कोई भगत सिंह के बारे में नहीं बोला, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो, चाहे वो हिंदू संगठन हो, चाहे वो सिख संगठन हो, किसी सांप्रदायिक संगठन ने उनकी वकालत नहीं की, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी इस पर धर्म पर चलती है। तो इन्होंने जो ये कहा कि साम्राज्यवाद से जैसे ही सांप्रदायिकता जो है ये हमारा बड़ा शत्रु है, यदि हम सांप्रदायिकता से नहीं लड़ पाए तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने सबसे अधिक जो बल दिया वो सांप्रदायिकता के अगेंस्ट उन्होंने अपने विचार रखे, और उन्होंने रखा कि धर्म और राजनीति दो अलग विषय हैं। अगर किसी की कोई आस्था है वो उसको माने, वो उसको करे, लेकिन उसे कहीं राजनीति में वो प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। और उन्होंने तो स्वयं ने तो, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, उन्होंने अपने आप को अनीश्वरवादी घोषित किया। तो उसे भगत सिंह के जो उनकी विचारों की रेलेवेंस है, जो उनके विचारों की प्रासंगिकता है, उन पर मैंने एक अलग से लेख भी लिखा हुआ है, जो एक शोध पत्रिका निकलती है उदयपुर से, उसमें छपा है, वो अंग्रेजी में है लेख, रेलेवेंस ऑफ द आइडियाज़ ऑफ भगत सिंह। तो मैं इस वीडियो के बाद जो राइटअप के साथ डाल रहा हूँ, उस राइटअप में उस आर्टिकल का उल्लेख भी करूँगा। अगर आपको उसके देखेंगे तो और बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि भगत सिंह पर अभी भी, भगत सिंह पर नहीं, जो टोटल क्रांतिकारी आंदोलन है भारत का, राइट फ्रॉम 1857 अप टू 1947, इस पूरे जो स्पान है एक लंबा आज़ादी की लड़ाई का, उसमें क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही, इस पर अभी भी बहुत कुछ शोध कार्य और इतिहास लेखन की आवश्यकता है, जिस इतिहास से हम हमारे आगे के भविष्य के बारे में अपने जो रचनाएं हैं, ये सोच है, उसको हम बना करके एक समन्वित सोच बने, जिसके माध्यम से हम राष्ट्र को एक सबल राष्ट्र के रूप में जो है स्थापित कर सकें। धन्यवाद।